हेलो गाइज़, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइज़, जैसा कि आप सबको पता है एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट जो कि 4 जून है, उसका फॉर्म फिल करने की डेट आज आखिरी डेट है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म को कंप्लीट नहीं किया है तो कंप्लीट कर दीजिए। अगर आपने पेमेंट नहीं की है तो पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि आज के बाद शायद मौका ना मिले, इसलिए आप फॉर्म को तुरंत ही कंप्लीट कर दें। साथ ही साथ एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हम लगातार अपनी तैयारी को जारी किए हुए हैं। उसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फ़िलासफ़िकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में से एक टॉपिक जो कि हमारे फ़िलासफ़र्स का है। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं फ्रेडरिक फ्रॉबेल को। ठीक है, तो फ्रेडरिक फ्रॉबेल और इनका जो किंडरगार्टन पद्धति थी उसके बारे में हम आज समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगले फिलोसोफर हैं हमारे फ्रॉबेल। ठीक है, तो फ्रॉबेल का जन्म जो हुआ था 21 अप्रैल 1782 में जर्मनी के थुरेनियन वन के ओवरसीज गांव में हुआ था। फ्रॉबेल का पूरा नाम फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रॉबेल यानी फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रॉबेल था। ठीक है, तो आपको ये पूरा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डेट ऑफ बर्थ इनकी पूछी जाएगी। चूँकि बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई थी इसलिए मैंने इसे यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। तो इनका जन्म 21 अप्रैल 1782 को हुआ था। कहाँ पर? थ्यूरेनियन वन के ओवरसीज गांव में इनका जन्म होता है। ठीक है, ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महानतम प्रवर्तकों में से एक हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा से पहले, यानी कि स्कूली शिक्षा स्टार्ट होने से पहले, यानी कि एलकेजी, यूकेजी, पीजी, उस शिक्षा के ये बहुत महान प्रवर्तक हैं। ठीक है, ये जब 9 वर्ष के थे तभी इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। ठीक है, इनके पिता गांव में पादरी थे, जिसके कारण वह फ्रॉबेल पर अपना पूर्ण ध्यान नहीं दे पाते थे तथा इनकी विमाता इनकी तरफ किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देना चाहती थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि इनकी माता की मृत्यु हो गई जब ये 9 वर्ष के थे। इनके पिताजी जो थे वो पादरी थे, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। तो उन्होंने दूसरी शादी की थी, तो जो दूसरी माता थी वो भी इन पर ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं चाहती थी। ठीक है, तो इस तरीके की परिस्थितियों में फ्रॉबेल बड़े होते हैं। अगला पॉइंट है, इसीलिए ये अपनी किशोरावस्था के प्रारंभिक दिनों में उपेक्षित बालक की तरह रहे, लेकिन इनके पिता के पादरी होने के कारण घर का वातावरण धर्म प्रधान था। क्या होता है कि ये हमेशा से क्या रहा, जब इस तरीके की परिस्थितियां बनी तो ये क्या रहे, बहुत ज़्यादा उपेक्षित रहे। ठीक है, तो उपेक्षित बालक की तरह इन्होंने अपनी किशोरावस्था को गुजारा। लेकिन क्या होता है कि इनके पिताजी जो पादरी होते हैं, जिसकी वजह से इनके घर का जो माहौल था वो कैसा था, धार्मिक माहौल था। इसलिए उपेक्षा के बावजूद इनमें धर्म तथा संस्कारों की बहुलता थी। ठीक है, उपेक्षा तो की गई, लेकिन हुआ क्या कि माहौल की वजह से ही इनके अंदर क्या आ गया, धर्म और संस्कारों की बहुलता आ गई। ठीक है, अगला पॉइंट है, फ्रॉबेल का अपना बचपन उपेक्षित था, इसीलिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बालकों की खुशियों में लगा दिया। प्रारंभ से ही ईश्वरवादी थे। ठीक है, इनका खुद का जीवन जो बीता वो कैसे बीता, वो उपेक्षाओं के साथ बीता। इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपना संपूर्ण जीवन बालकों की खुशियों में लगा दिया। फ्रॉबेल आरंभ से ही क्या थे, ईश्वरवादी थे। और ईश्वरवादी होने का मुख्य कारण ये भी था क्योंकि इनके घर का वातावरण धार्मिक और संस्कारों से परिपूर्ण था। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, फ्रॉबेल ने अपनी पुस्तक एजुकेशन ऑफ मैन में यह कहा कि पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में दैवीय एकता है। फ्रॉबेल सर्वेश्वरवादी थे। इनकी जो पुस्तक थी जिसका नाम था एजुकेशन ऑफ मैन, उसमें इन्होंने बताया है कि पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी में दैवीय एकता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि फ्रॉबेल क्या है, एक सर्वेश्वरवादी थे। ठीक है, अगला पॉइंट है फ्रॉबेल की शिक्षण विधियाँ यानी कि टीचिंग मेथड्स ऑफ फ्रॉबेल। पहला पॉइंट है हमारा, फ्रॉबेल ने अपनी शिक्षण विधि में प्रमुख रूप से खेल विधि को विशेष स्थान प्रदान किया। खेल के माध्यम से शिशु अधिक रुचि एवं स्वतंत्रता पूर्वक सीखते हैं। ये कहते हैं कि खेल विधि के द्वारा अगर बच्चों को सिखाया जाए तो बच्चे क्या करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक और अधिक रुचि के साथ सीखते हैं। अगला पॉइंट है, फ्रॉबेल ने शिशु को आत्मक्रिया के द्वारा सीखने, सहयोग एवं विभिन्न खिलौनों इत्यादि के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए फ्रॉबेल ने खेल विधि को अपनी शिक्षा पद्धति में विशेष स्थान दिया। फ्रॉबेल ने क्या किया कि वो चाहते थे कि बच्चे खेल खेल में ही चीज़ों को सीख जाएं, इसीलिए उन्होंने प्ले वे मेथड को डेवलप किया। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, फ्रॉबेल की किंडरगार्टन प्रोसेस या किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ फ्रॉबेल। तो फ्रॉबेल का बचपन उपेक्षित था जैसा कि हमने पढ़ा, इसीलिए वे चाहते थे कि जो दुख उन्होंने अनुभव किया वह किसी अन्य बालक को ना करना पड़े। इसीलिए उन्होंने सन 1839 में ब्लैकबर्न नामक स्थान पर 4 से लेकर 6 वर्ष के बालकों के लिए प्रथम किंडरगार्टन अथवा शिशु विहार की स्थापना की। किसकी स्थापना की? शिशु विहार की स्थापना करी। कहाँ पर? ब्लैकबर्न नामक स्थान पर। ठीक है, अगला पॉइंट है, किंडरगार्टन शब्द जर्मन भाषा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है शिशुओं का बाग।
ठीक है। किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है? किंडरगार्टन का अर्थ होता है शिशुओं का बाग। अगला पॉइंट है हमारा, फ्रॉवेल ने अपने किंडरगार्टन को बाग, शिक्षक को माली एवं बालकों को पौधों की संज्ञा दी। जो फ्रॉवेल थे उन्होंने अपने स्कूल को बाग कहा, शिक्षकों को माली कहा और बच्चों को पौधा कहा है। ठीक है। फ्रॉवेल का यह मानना था कि विकास क्रम में बालक तथा पौधे एक समान होते हैं, कि जिस तरीके से बालक का विकास होता है उसी तरीके से पौधे का विकास होता है, इसीलिए इन्होंने उन दोनों को एक समान माना है। ठीक है। अगला पॉइंट है, शिक्षक को माली बनकर प्रेम एवं स्नेह के जल से उन्हें सींचना चाहिए, जिससे बालकों का संपूर्ण विकास हो सके। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है शिक्षक को कैसा रहना चाहिए, शिक्षक को माली की तरह रहना चाहिए, साथ ही साथ उसे प्रेम और स्नेह के जल से बच्चे को सींचना चाहिए, जिससे कि बालक का संपूर्ण विकास हो सके। अगला पॉइंट हमारा किंडरगार्टन की मुख्य विशेषता यानी कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंडरगार्टन। ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा सेल्फ एक्टिविटी। फ्रॉवेल को यह विश्वास था कि बालक का विकास उसके भीतर से होता है। उनका मानना था कि आत्मक्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से बालक अपने स्वभाव की जानकारी कर सकता है। बालक अपने स्वभाव को जानने के बाद इस सृष्टि से तालमेल स्थापित करने में सक्षम है। फ्रॉवेल का विश्वास क्या था? फ्रॉवेल मानते थे कि जो बालक का विकास है वो भीतर की तरफ से होता है। ठीक है। वो मानते थे बालक क्या करता है, आत्मक्रिया करता है, अपने आप को बालक पहचानता है और फिर वह सृष्टि के साथ में तालमेल बना करके अपने आप को पूरी तरीके से उसमें स्थापित कर लेता है। इसीलिए ये बात करते हैं किसकी? सेल्फ एक्टिविटी की बात करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा मातृ खेल एवं शिशु गीत, मदर्स प्ले एवं नर्सिंग सॉन्ग। ये गीत बालकों के खेलों, रचनात्मक कार्यों एवं व्यवसाय से संबंधित होते थे। उनका मानना था कि बालक जो कुछ भी सीखता है पहले गीत द्वारा अभिव्यक्त करता है, बाद में उसे जाकर अपने सीखे हुए ज्ञान को हाव भाव द्वारा व्यक्त करने की समझ विकसित कर लेता है। ये कहते हैं कि बालक खेलों के माध्यम से और गीतों के माध्यम से सीखते हैं। तो किस तरीके से सीख सकते हैं कि बालक जो खेल खेलते हैं उसी से जुड़े हुए गाने बना दिए जाएं या गीत बना दिए जाएं, तो बच्चे उन गीतों को दोहराते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। उसे बार बार दोहराने से उसके अंदर हाव भाव भी जागृत होने लगते हैं और धीरे धीरे करके बालक अपनी समझ विकसित कर लेता है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा किंडरगार्टन प्रणाली के गुण यानी मेरिट्स ऑफ द किंडरगार्टन मेथड। ठीक है। पहला पॉइंट हमारा, फ्रॉवेल ने बालकों की शिक्षा में खेल पर अधिक बल दिया, क्योंकि फ्रॉवेल का मानना था कि खेल के माध्यम से बालक जो कुछ भी सीखता है उसे शीघ्रता से याद होता है। ठीक है। फ्रॉवेल कहते हैं कि खेल के द्वारा सिखाओ, बच्चा खेल खेल के बहुत कुछ सीख लेता है। ठीक है। अगर उसके आप खेल खेल के सिखा दोगे तो फिर वो कभी कुछ नहीं भूलेगा और उसे आसानी से सब चीज़ें याद भी हो जाएंगी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, खेल में लेते हैं इंटरेस्ट। ठीक है। और जब वो इंटरेस्ट लेंगे तो बच्चों को चीज़ें अपने आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, फ्रॉवेल के अनुसार विद्यालय को समाज का लघु रूप माना गया है। जो विद्यालय होता है वो समाज का लघु रूप होता है। कैसे? क्योंकि एक विद्यालय में अलग अलग समाज के बच्चे आते हैं, इसीलिए विद्यालय क्या है, एक लघु समाज होता है। विद्यालय में बालक विविध गुणों जैसे कि सहयोग, सहानुभूति, सहकारिता एवं उत्तरदायित्व आदि सीखता है। ठीक है। और उसी स्कूल में रह करके बच्चा क्या क्या सीखता है? सहयोग सीख लेता है, सहानुभूति सीखता है, सहकारिता सीखता है और उत्तरदायित्व का निर्वहन करना भी सीख लेता है। ठीक है। तो ये सारे गुण बच्चे में कहाँ से आते हैं? स्कूल से आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, फ्रॉवेल ने अपनी किंडरगार्टन प्रणाली में नवीन उपहारों एवं नवीन शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया। उन्होंने अपनी शिक्षण व्यवस्था में क्या किया? नवीन शिक्षण प्रणालियों का प्रयोग किया। उनका मानना था कि उपहारों के माध्यम से बालक में कार्य के प्रति रचनात्मकता एवं सरसता को बढ़ाया जा सकता है। यानी वो कहते थे कि अगर बच्चों को गिफ्ट दिया जाए तो बच्चे क्या करते हैं कि कार्य के प्रति अपनी रचनात्मकता को और सरसता को बढ़ा लेते हैं। ठीक है। अधिगम में अत्यधिक सहायता प्राप्त होती है और इससे क्या होता है? अधिगम में अत्यधिक सहायता प्राप्त होती है। ठीक है। तो ये सारे क्या थे? ये सारे गुण थे किसके? किंडरगार्टन प्रणाली के। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, फ्रॉवेल ने अपनी शिक्षण पद्धति में बालकों की रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा देने की बात कही है। ठीक है। यानी जो भी शिक्षण पद्धतियां उन्होंने अपनाई उसमें उन्होंने एक चीज़ पर विशेष बल दिया कि बालकों की रुचि क्या है और उनकी योग्यताएं क्या हैं। ठीक है। अगर हम इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के शिक्षा देंगे तो बालक की जो शिक्षा है वो कैसी होगी? बहुत ही अच्छी होगी। अगला पॉइंट हमारा, फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन प्रणाली पर अधिक बल दिया क्योंकि वे जानते थे कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए संपूर्ण क्रियाओं के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, जिसमें वह विविध प्रकार के क्रियाकलापों द्वारा अध्ययन कर सके।
फ्रॉबेल ने क्या किया, किंडरगार्टन प्रणाली पर अधिक बल दिया और वो जानते थे कि एक बड़ा सा अगर स्पेस होगा जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं और बहुत सारी क्रियाकलाप वो वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, तो क्रियाकलापों के माध्यम से चूँकि बच्चे ज़्यादा सीखते हैं तो क्या होगा, उनकी जो लर्निंग होगी वो कैसी होगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है बालकों के मन में पाठ्यचर्या के माध्यम से प्रकृति एवं ईश्वर के प्रति प्रेम भावना जागृत करना। ठीक है, चूँकि उनका जो पूरा स्कूल था वो किस पर आधारित था, तो वो बाग पर आधारित था। ठीक है, यानी बाग में क्या होते हैं, बाग में फूल होते हैं, पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, ठीक है, टहनियाँ होती हैं। इन सभी के माध्यम से उन्होंने प्रकृति और ईश्वर के प्रति प्रेम को जागृत करने की कोशिश की है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन प्रणाली में अध्यापक की अपेक्षा अध्यापिकाओं की नियुक्ति पर बल दिया। वो कहते हैं कि जो अध्यापिकाएं होती हैं वो बहुत ही कोमल स्वभाव की होती हैं और जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए क्या करते हैं कि छोटे बच्चे अध्यापिकाओं के साथ तालमेल जल्दी बैठा लेते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि छोटी कक्षाओं में अध्यापिकाओं के होने पर ज़्यादा बल दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।